हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आधारित है सोशल इंस्टीट्यूशंस पर, यानी हमारे सामाजिक संस्थाओं में क्या क्या आती हैं चीज़ें समाजशास्त्र के अंतर्गत। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन की सीरीज़ का पार्ट 1 है। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है फैमिली यानी परिवार, जो सामाजिक संस्थाओं की नींव भी है। और फ्रेंड्स, हमने अपने इस टॉपिक को यानी परिवार के विषय को जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। और पहले भाग में हम आज चर्चा करेंगे मीनिंग ऑफ फैमिली यानी परिवार के अर्थ की, उनकी डेफिनेशंस की यानी उसकी परिभाषाओं की, साथ ही साथ परिवार की विशेषताओं की। और इसके साथ ही हम जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ फैमिली यानी परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। और फ्रेंड्स, बाकी बचे हुए टॉपिक जो हैं, जो परिवार से संबंधित हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और इस क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं परिवार के अर्थ की यानी मीनिंग ऑफ फैमिली। फ्रेंड्स, फैमिली जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द फैमुलस से बना हुआ है। और यह फैमुलस शब्द जो है सर्वश्री एलमन ने अपनी बुक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था, यानी इसकी रचना उन्होंने अपनी इस पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में की थी। और फैमिली शब्द जो है फ्रेंड्स रोमन भाषा के फैमिला शब्द से भी निकला है। इसीलिए फैमिली शब्द को हम एक ऐसी संस्था या समिति कह सकते हैं जहां पर पति पत्नी एक निवास स्थान पर अपने बच्चों सहित या बच्चों के बिना निवास करते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि जैसे संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत ही परिश्रम करता रहता है, उसकी रक्षा करता है। और वहीं मर्डॉक ने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर, जो उन्होंने 1949 में लिखी थी, उसमें 250 समाजों का अध्ययन करने पर उन्होंने ये पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था ना पाई जाती हो। यानी कि परिवार जो है एक बेहद इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में हमेशा से प्रत्येक समाज में पाया जाता रहा है। और जब हम इसकी परिभाषाओं की यानी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑगबर्न और निमकॉफ की बात करते हैं। इन्होंने परिवार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि बच्चों सहित अथवा रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चों सहित एक थोड़ा बहुत स्थायी संघ को साथ को परिवार कहते हैं। वहीं सर्वश्री मैकाइवर और पेज ने परिवार के कार्यों और उद्देश्यों पर बल देते हुए कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा उनके लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि परिवार स्त्री पुरुष के यौन संबंधों द्वारा संगठित करीब एक स्थायी संगठन है। और इन परिभाषाओं के माध्यम से हम परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी निकाल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पति पत्नी के बीच यौन संबंध। फ्रेंड्स, परिवार का जन्म जो है वो एक स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होता है। और चूँकि ये संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होता है और इसीलिए इसी आधार पर उनमें सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करने की उनको एक लीगल परमिशन भी मिलती है। और
उसके द्वारा ही यानी उसके फलस्वरूप ही जो है संतान उत्पन्न होती है और उसको समाज स्वीकार भी करता है। यानी जो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रजनन, संतानोत्पत्ति तथा वंश नाम की परंपरा। हम कह सकते हैं कि विवाह के बाद जो परिवार का स्थापना होती है और उसके आधार पर जो यौन संबंध बनाए जाते हैं और फलस्वरूप संतान उत्पन्न होती है जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। और फ्रेंड, उस संतान को उसी आधार पर, उस परिवार का सदस्य होने के आधार पर, क्योंकि बच्चा जो है जन्म लेते ही परिवार का एक आजीवन सदस्य बन जाता है और उसी के आधार पर उसे अपने परिवार का उपनाम यानी सरनेम जिसे हम कहते हैं, यानी वंश नाम भी उसे मिल जाता है। तो बच्चे को उसके जन्म के साथ ही उसके परिवार का जो है वंश नाम मिलता है और जिससे उसके परिवार के वंशजों को पहचानने में सहायता भी मिलती है। और फ्रेंड्स, ये वंश नाम जो है मातृवंशीय या पितृवंशीय दोनों ही हो सकते हैं अपने अपने समाज की व्यवस्था के अनुसार। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों का लालन पालन। यानी जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो सामान्यतः हम सभी जगह देखते हैं, प्रत्येक समाज में ये व्यवस्था पाई जाती है कि जन्म के साथ ही बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था जो है वो परिवार के सदस्यों द्वारा यानी माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा देखी जाती है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था का। यानी क्योंकि ये परिवार की एक प्रमुख विशेषता भी है कि परिवार में कोई ना कोई आर्थिक व्यवस्था, यानी परिवार के सदस्य जीवित रहें उसके लिए उन्हें आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, आवश्यक वस्तुओं की जो प्राप्त करने का साधन है वो अवश्य होता है। यानी हमारी जीविकोपार्जन का साधन वो होता है और जिसके द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों का या पूरे परिवार का जो है लालन पालन हो सके। ऐसे ही परिवार को एक दीर्घकालिक समूह भी एक उसकी विशेषता माना गया है। फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की थी कि मर्डॉक ने जब 250 समाजों का अध्ययन किया तो ये पाया था कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। यानी ये प्राचीन काल से चली आ रही एक व्यवस्था है और पूरा यकीन भी है या कहिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आगे तक चलती रहेगी, जिसके समाप्त होने की कभी भी कोई भी गुंजाइश अभी नहीं दिखती। हाँ, इसके स्वरूपों में परिवर्तन हो सकता है जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे भी। इसके साथ ही एक इसकी विशेषता है एक निवास स्थान। यानी परिवार के सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य निवास स्थान भी होता है। ऐसे निवास स्थान जो हैं नॉर्मली या तो मातृस्थानीय होते हैं या पितृस्थानीय होते हैं। सामान्यतः जो आज का हमारी सोसाइटी है, आज का जो समाज है, उसमें जो है ये पितृसत्तात्मक या कहिए पितृस्थानीय जो है परिवार पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं, समूह भी हैं या जनजातियां भी हैं जिनमें मातृस्थानीय निवास पाया जाता है, जैसे खासी है, गारो है, नायर है। इस तरह के समूह में या जनजातियों में जो है मातृस्थानीय निवास की भी परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी फ्रेंड्स, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आधुनिक युग है, इसमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसे हम नवस्थानीय परिवार भी कहते हैं। यानी आज जो है प्रत्येक परिवार में या कहिए जब पितृस्थानीय या मातृस्थानीय जो भी व्यवस्था चल रही होती है उसके अतिरिक्त एक ऐसा परिवार भी नया डेवलप होने लगा है जिसमें विवाह के बाद विवाहित दंपति अपना एक नया निवास स्थान बनाकर रहने लगते हैं और इसी तरह की व्यवस्था को जो है एक नवस्थानिक निवास कहा गया है या नवस्थानीय परिवार कहा गया है। इसके अलावा रक्त संबंधों का बंधन, ये भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है क्योंकि परिवार जो है वो रक्त संबंधों पर ही आधारित होता है और उस वजह से परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक भावनात्मक आधार पर वो जो हैं जुड़े होते हैं, कुछ भावनात्मक उनमें संबंध होते हैं, उनके अपने अपने उस हिसाब से उत्तरदायित्व
होते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स रक्त संबंधों का बंधन होना भी परिवार की एक बेहद प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा परिवार की विशेषताओं में ये भी आता है कि परिवार एक सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था है, यानी प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है वो पाया जाता है। और इसके साथ साथ ही परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है, यानी परिवार का जो कार्य है वो अनौपचारिक रूप से रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म इत्यादि संस्कारों के माध्यम से वो समाज में नियंत्रण स्थापित करता है, अपने सदस्यों को नियंत्रित व्यवहार करने की सीख भी देता है। इसके अलावा जैसा अभी डिस्कस किया, भावनात्मक लगाव और अपनत्व की भावना, चूँकि रक्त संबंध होते हैं तो रक्त संबंधों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य में जो है एक भावनात्मक लगाव पाया जाता है, क्योंकि मानव की अपने कुछ स्वाभाविक मूल वृत्तियां होती हैं और इन्हीं आधार पर उसमें जो है आपस में प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, इस तरह की जो है भावनाएं जुड़ी होती हैं। और बच्चे भी परिवार के आपस में एक प्रेम का भाव रखते हैं, माता पिता के प्रति उनकी जो है आदर भी होता है, श्रद्धा भी होती है, प्रेम भी होता है। तो इसलिए परिवार में एक भावनात्मक लगाव होता है और इस नाते आपस में एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए या कहिए एक दूसरे के लिए बलिदान करने की, एक दूसरे का कार्य करने की, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की, अपनत्व की भावना भी पाई जाती है। और इसी के साथ साथ सदस्यों के माने प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों के अपने अपने उत्तरदायित्व भी होते हैं कि, और देखा जाए तो सामान्यतः परिवार के जो सदस्यों के उत्तरदायित्व होते हैं सामान्यतः असीमित होते हैं, क्योंकि परिवार के किस सदस्य के लिए किसको कब क्या करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना त्याग करना पड़ेगा, इसकी कोई निश्चित ना तो परिभाषा है ना ही कोई समय सीमा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व परिवार के संगठन और स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक भी है। वहीं इसकी अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता, क्योंकि जैसे ही कोई बालक परिवार में जन्म लेता है या एक स्त्री और पुरुष आपस में विवाह करते हैं और परिवार की स्थापना करते हैं तो इमीडिएट वो उस परिवार के सदस्य हो जाते हैं और उनके पश्चात जो उनकी संतानें होती हैं वो जन्म लेते ही उस परिवार की सदस्य हो जाती हैं। उसके लिए उन्हें कोई अलग से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार के सदस्यों की सदस्यता जो है वो अनिवार्य होती है। वहीं एक अगला पॉइंट है कि सामाजिकरण, यानी परिवार जो है बच्चों का लालन पालन समाज के हिसाब से करता है, उनको एक व्यापक शेप देने की कोशिश करता है, या कहिए उन्हें संभालने की, उन्हें समाज के अनुरूप चलने की, उनको एक अच्छा नागरिक बनने की, उनको एक कर्तव्य निभाने की निष्ठा देता है तमाम अपने माध्यमों से, संबंधों द्वारा। तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार जो है बच्चों के सामाजिकरण में अपनी अहम भूमिका निभाता, और इसीलिए कहा जाता है कि परिवार समाज की मौलिक इकाई भी है, क्योंकि परिवार से ही बच्चा जो सीखता है, जो उस पर नियंत्रण किया जाता है या जो उसका सामाजिकरण किया जाता है या जो उसमें अपनत्व की भावना विकसित होती है, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, वो एक मजबूत समाज का निर्माण करती है, या कहिए परिवार की जो सीख होती है वो एक अच्छे समाज की नींव भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार जो है समाज की मौलिक इकाई भी है। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सीमित आकार, क्योंकि परिवार का आकार जो है सीमित होता है। कारण क्या है कि परिवार के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जिनमें कि वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंध हो। काल्पनिक इस आधार पर हम कहते हैं कि कई बार हम जो है अपनी कल्पना के आधार पर ही परिवार का निर्माण करते हैं और उसे ही एक साकार रूप देते हैं। तो क्योंकि वो बच्चे जो परिवार में पैदा हुए हों
या जिन्हें गोद लिया गया हो, वही परिवार के सदस्य होते हैं। तो इस रूप में परिवार का एक सीमित आकार भी होता है। और अब बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो अनेकानेक सिद्धांत दिए हैं, उनमें से कुछ जो मुख्य हैं, जैसे शास्त्रीय सिद्धांत है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत है, एक विवाही सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, प्रगतिवादी सिद्धांत और उद्विकासीय सिद्धांत। हम इन सिद्धांतों की बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय सिद्धांत की, यानी क्लासिकल थ्योरी की। फ्रेंड, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो और अरस्तु हैं। और यह सिद्धांत जो है परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, यानी पुरुषों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का जो आरंभिक स्वरूप था, यानी प्रारंभ में प्राचीन काल से जो परिवार का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक ही रहा है। इस सिद्धांत को फ्रेंड्स 1861 में हेनरी मैन ने और भी विस्तार से इसको आगे बढ़ाया है। और इसका दूसरा सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, यानी सेक्सुअल कम्युनिज्म की थ्योरी। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट और लुबोक कहे जाते हैं। और इन सभी लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था पाई ही नहीं जाती थी। यौन संबंधों को पर जो है वो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए स्वच्छंद था। उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी, वो किसी के साथ भी रिलेशन स्थापित कर सकता था। और इस अवस्था को फ्रेजर, ब्लीफॉल्ट और लुबोक और मॉर्गन आदि ने जो है यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था भी कहा। और अब चर्चा करते हैं एक विवाही सिद्धांत पर, यानी मोनोगैमी की थ्योरी पर, जो कह सकते हैं हम कि आज भी जो है आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो है सटीक बैठता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वेस्टरमार्क हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक, यानी अपनी बुक जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इस सिद्धांत पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाह परिवार की प्रथा और परंपरा रही है, और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी विवाह या कोई अन्य प्रकार का विवाह जो डिफरेंट ट्राइबल्स में और अलग अलग समाजों में पाया जाता है, ये जो है रोगों की भांति बाद में परिवार में शामिल हुए हैं। क्योंकि वेस्टरमार्क के अनुसार कई प्रकार की छोटी चिड़िया, छोटी पूंछ वाले बंदरों तथा गोरिल्लों आदि में एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो जब इस तरह के जीवों में एक विवाह की प्रथा पाई जाती है तो मनुष्य तो हमेशा से ही एक विचारशील प्राणी रहा है, उसके पास मस्तिष्क रहा है। तो इसीलिए मनुष्यों में तो हमेशा ही एक विवाह का सिद्धांत रहा है, एक विवाह की प्रथा रही है, और इसीलिए उन्होंने शुरू से ही एक विवाही सिद्धांत को ही मान्यता प्रदान की है। अब बात करते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत की। और इस सिद्धांत को सबसे पहले अपनी बुक द मदर्स में ब्रीफॉल्ट ने प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के समर्थकों में टॉयलर एवं बैकोफन का नाम भी लिया जाता है। इसमें टॉयलर का कहना है कि पहले परिवार सिर्फ और सिर्फ मातृसत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ। यानी पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे, फिर आवश्यकता के अनुसार या समाज के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार कहीं कहीं मातृसत्तात्मक, कहीं पितृसत्तात्मक, और कहीं आवश्यकता अनुसार उनमें दोनों का मिश्रण पाया जाने लगा। किंतु बाद में परिवार जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था
अस्तित्व में आई, यानी बाद में जो परिवार स्थापित हुए वो पितृसत्तात्मक के हिसाब से स्थापित हुए। और इसके बाद एक और सिद्धांत की चर्चा हम कर सकते हैं, जिसे हम प्रगतिवादी सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ फैमिली। इसके प्रतिपादक फ्रेंड्स ऑगबर्न तथा वाल्ड हैं। और इन लोगों के अनुसार, या कहिए इस सिद्धांत के अनुसार जो है, परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है, यानी परिवार जो है सदैव एक सरल रेखा में सीधी गति में आगे को बढ़ता गया है। और परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। यानी इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से परिवार की रचना, या कहिए परिवार का सिस्टम डेवलप हुआ या प्रारंभ हुआ, वहाँ से परिवार ने सदैव आगे की ओर प्रगति की है। एक सीधी सरल रेखा में उसका विकास हुआ है और वो हमेशा आगे ही बढ़ता गया है, और कभी भी लौटकर अपने प्राचीन स्थिति में नहीं पहुंचा है, और आगे भी ऐसे ही उसका विकास होता रहेगा, ऐसा ऑगबर्न और वाल्ड का मानना है। और अंत में हम बात करते हैं उद्विकासीय सिद्धांत की, या कहिए इवोल्यूशन थ्योरी की। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफन हैं। हालांकि इसका जो विस्तृत व्याख्या है, इस पर जो विस्तृत चर्चा है, वो एक अमेरिकन समाजशास्त्री L.H. मॉर्गन ने की है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बैकुफन की, तो उन्होंने परिवार के उद्विकासीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा। कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, और बहुपत्नी विवाही परिवार, और एक विवाही परिवार। लेकिन मॉर्गन ने इसकी बहुत ही विस्तृत चर्चा की है, और इन्होंने इस उद्विकास के चरण को, या कहिए परिवार के विकास के चरण को 5 स्तरों में बांटा है। हम एक एक कर उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मॉर्गन का कहना था कि समरक्त विवाह ये परिवार का प्रारंभिक स्वरूप रहा है, जिसमें यौन स्वच्छंदता, यानी समान स्थिति वाले लोग भी आपस में यौन संबंध रख सकते थे। यानी कह सकते हैं पिता पुत्री, भाई बहन के बीच विवाह करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। उसके बाद दूसरी स्थिति समूह विवाह की रही, और समूह विवाह में मॉर्गन का मतलब ऐसे परिवार से रहा जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, यानी जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। और इस तरह के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति हर स्त्री का पति होता था, और प्रत्येक स्त्री वहाँ के सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। हालांकि मॉर्गन का कहना है कि इस तरह का विवाह, यानी समूह विवाह जो है, ऑस्ट्रेलिया की ड्रेरी, ब्राज़ील की काइगन और साइबेरिया की चुकची जनजाति में पाया जाता था। वहीं तीसरी अवस्था मॉर्गन ने सिंडेस्मिन परिवार की कही, और इस परिवार में विवाह हालांकि एक ही स्त्री के साथ होता था, किंतु पुरुष परिवार के सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। यानी परिवार में जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं, उस परिवार के पुरुष जो हैं वो प्रत्येक के साथ यौन संबंध रख सकता था। वहीं चौथी अवस्था पितृसत्तात्मक परिवार, और इस अवस्था में परिवार पर पुरुषों का आधिपत्य माना गया। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में वहाँ पर, या कहिए इस तरह के परिवार में, पुरुषों का अधिकार अधिक था। और पांचवा या अंतिम जो उन्होंने स्तर दिया, वो दिया एक विवाही परिवार का। मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अवस्था जो है एक विवाही परिवार है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। हालांकि कई समाजशास्त्रियों ने इस उद्विकासीय सिद्धांत का बहुत विरोध किया, और विरोध करने वालों में वेस्टरमार्क, रिवर्स, W. टॉमस ऐसे नाम प्रमुख रहे। क्योंकि वेस्टरमार्क ने, तो आपने अभी देखा भी, हमने डिस्कस किया कि हमेशा से एक विवाही परिवार के अलावा अन्य तरह के जो परिवार थे, उनको परिवार में रोग की भांति
माना है, यानी कि अन्य तरह के जो परिवार हैं वो सब एक परिवार में एक गंभीर रोग की भांति माना है। तो इसलिए इस तरह के सिद्धांत का उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया है, लेकिन मॉर्गन ने भी जो है अंतिम अवस्था जो है, वर्तमान अवस्था जो है वो एक विवाही परिवार की बताई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने परिवार की अर्थ की, उसकी परिभाषाओं की, उसकी विशेषताओं की और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की है। और अगले वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे परिवार के प्रकार्य की, परिवार के प्रकार की यानी टाइप्स और फंक्शंस की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं परिवार के अन्य तरह के जो वर्गीकरण हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपने इससे भरपूर आपको उपयोगी सामग्री मिली होगी। और अगला वीडियो देखने के लिए, यानी अन्य जो पॉइंट्स रह गए हैं परिवार के बारे में, उसको देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।